Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल लीडर ने एक ग्लोबल रिकॉर्ड बना दिया है। जी हां दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विश्व में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसके नाम जो है ये रिकॉर्ड दर्ज हो। दोस्तों, चाहे ट्विटर की बात करें या फिर इंस्टाग्राम पे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो गए हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में बहुत सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारी चीजों को आपको बताने वाला हूं मैं। दोस्तों, जब ये खबर मैं ला रहा था तब मुझे मालूम था कि बहुत सारे लोग कमेंट में ये सवाल पूछेंगे कि भाई 100 मिलियन फॉलोअर हो जाने से देश को क्या मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन जीवन में कभी पढ़ा होगा या पॉलिटिकल साइंस, तो आप जानते होंगे दो तरह के पावर होते हैं। एक को बोलते हैं सॉफ्ट पावर और दूसरे को बोलते हैं हार्ड पावर। और सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर में क्या फर्क है, अगर आप ये समझते हैं तो ये सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये 100 मिलियन का जो रिकॉर्ड है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड नहीं है, ये भारतीयों का रिकॉर्ड है। दोस्तों, विश्व में ऐसा कोई भी नेता नहीं है। ये आप चार्ट देख लीजिए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, ब्राजील के प्रेसिडेंट की बात करें या फिर टर्की के प्रेसिडेंट की बात, किसी की भी बात करें, दुनिया में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी के आसपास भी हो। दूसरे नंबर पे जो है उनके भी फॉलोअर जो है 42 मिलियन है। ये क्या बताता है? ये सिंपल सा ये बताता है कि भारत जो है, चाहे हार्ड पावर की बात करें या फिर सॉफ्ट पावर की बात करें, दोनों में भारत आगे है। दोस्तों, ये रिकॉर्ड जो है 100 मिलियन का, ये हर एक भारतीय को गर्व महसूस करना चाहिए। इस पे क्यों गर्व महसूस करना चाहिए? इसे भारत को क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये सॉफ्ट पावर है हमारा। डिजिटल वर्ल्ड में भारत के प्रधानमंत्री जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दोस्तों, जब कोई चीज अच्छी होती है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। अगर ये रिकॉर्ड अपोजिशन लीडर श्री राहुल गांधी जी भी बनाते तो उनकी भी तारीफ की जाती, क्योंकि विश्व में एक नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। ट्विटर पे पहले से ही नरेंद्र मोदी के 100 मिलियन ज्यादा फॉलोअर हैं और अभी जो है इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन ज्यादा फॉलोअर हैं। ये बधाई के पात्र हैं और बधाई जो है आप सबको देनी चाहिए। कमेंट में जरूर बधाई लिखिएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। दोस्तों, जैसे ही पहुंचे नरेंद्र मोदी इजराइल में, इजराइल की संसद ने क्या जोरदार स्वागत किया। चाहे वहां के जो लीडर हैं बेंजामिन नेतन्याहू वो हो या फिर उनकी पार्टी हो या फिर अपोजिशन हो, सबसे खास बात क्या है कि वहां के अपोजिशन ने नरेंद्र मोदी को बहिष्कृत नहीं किया, नरेंद्र मोदी को अपोज नहीं किया। उन्होंने अपने लीडर यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू को अपोज किया, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने वही सम्मान दिखाया जो सम्मान दिखाना चाहिए था। पूरे संसद में उन लोगों ने तालियां बजाई, मोदी मोदी के नारे लगाए, बहुत सारे लोगों ने तो सेल्फी भी खिंचवाया। यह दिखाता है ये कैरिज्मा, ये ऑरा, और बताता है कि सच में वो ग्लोबल लीडर हैं। दोस्तों, 100 मिलियन जो फॉलोअर अगर लेकर नरेंद्र मोदी अगर पहुंचे हैं इजराइल में, तो दिखाता है ना कि दुनिया में नरेंद्र मोदी को अगर कोई ग्लोबल लीडर कहता है तो क्यों कहता है? क्योंकि सच में वो लोकप्रिय हैं। ही इज पॉपुलर, और ये आपको मानना पड़ेगा कि वो पॉपुलर हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बताइए ना, ऐसा कौन सा ऐसा विश्व का लीडर है, नेता है जो इनके आसपास भी है? इस मामले में, लोकप्रियता के मामले में आप नरेंद्र मोदी को नहीं पछाड़ सकते हैं, यह बात आप मान लीजिए। दूसरी बात, ये देखिए ना, ये अपोजिशन लीडर है। दोस्तों, ये इजराइल के अपोजिशन लीडर यानी कि विपक्ष दल के नेता हैं। इन्होंने भी जो है बहुत अच्छे से ग्रीट किया, नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बहुत सारी बातें कही, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। मोदी आउटलाइन शेयर्ड फ्यूचर विद इजराइल, उन्होंने बोल दिया कि भाई हमारा भविष्य है इजराइल के साथ। लेकिन एक व्यक्ति जो है, क्या बोलूं दोस्तों, पीछे पीछे पहुंच गया। उसने देखा कि नरेंद्र मोदी के साथ अगर मैं कहीं जाऊं तो हो सकता है थोड़ी मेरी भी इज्जत बढ़ जाए, लेकिन जो व्यक्ति जैसा होता है, जिस लायक होता है, उसको वही काम दिया जाता है। और इजराइल में भी इसका जो काम था वो काम दे दिया गया। ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप पिक्चर बस देखिए और आनंद लीजिए, ठीक है। इजराइल पहुंचे नरेंद्र मोदी, वहां पे उनको सम्मानित किया गया, जो स्टेट ऑनर होता है उसके साथ सम्मानित किया गया। जब ये सम्मान उनको मिला तो बहुत सारे भारत के लोगों ने कहा कि ये सम्मान जो है वो सही नहीं है। पूछा गया क्यों सही नहीं है? उन्होंने बोला कि भाई ये सम्मान उनको नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने गाजा के लिए स्टैंड नहीं लिया। ये जो सम्मान है ये गाजा के निर्दोष लोगों के खूनों से जो है एक तरीके से, मतलब क्या बोल सकते हैं, लहूलुहान है ये सम्मान। लेकिन वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं जब वही गाजा जो है, पैलेस्टाइन जो है, जब उनको सम्मानित करता है? वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं जब विश्व में 29 ग्लोबल ऑनर्स मिलते हैं? ये 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, ये नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं तो उनका क्या एग्जिस्टेंस है दोस्तों? वो 140 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, भारत के हर एक नागरिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारा प्रतिनिधि है वो, और हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए इजराइल पहुंचे हुए हैं वो।
दोस्तों एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर पूरे विश्व में 29 ग्लोबल ऑनर्स मिले हुए किसी नेता को तो एकमात्र नरेंद्र मोदी है। ये लोकप्रियता है, ये भारत की लोकप्रियता है। नरेंद्र मोदी की तो लोकप्रियता है ही, लेकिन ये भारत की लोकप्रियता, भारत के लोगों की लोकप्रियता है। इसी को तो कहते हैं दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर। अंग्रेजी में लिख देता हूं मैं यहां पे, अगर इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध अगर आपने पढ़ा होगा 3 साल के, मैंने अपने ग्रेजुएशन में, मैंने 3 साल क्या पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, सोशियोलॉजी पढ़ा। 3 साल के ग्रेजुएशन के पॉलिटिकल साइंस में सॉफ्ट पावर को मैंने समझा, हार्ड पावर को समझा। आप भी सॉफ्ट पावर को समझिए। अगर आप चाहते हैं तो किसी और वीडियो में मैं इंटरनेशनल रिलेशन के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको जरूर समझाऊंगा कि क्या होता है सॉफ्ट पावर। अगर योगा डे एक है हमारा, योगा डे का प्रपोजल हमने यूनाइटेड नेशन में रखा, और योगा डे का जब प्रपोजल यूनाइटेड नेशन में रखा, पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया। दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर। जब हम कोविड आता है, कोविड में वैक्सीन जो है पूरी दुनिया को देते हैं, दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर। जब कहीं पे कोई आपदा आती है, हम उसकी मदद के लिए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर। अरे सॉफ्ट पावर के हजारों एग्जांपल दे सकता हूं मैं। हमेशा हार्ड पावर का यूज नहीं होता है दोस्तों, हमें कभी कभी डिप्लोमेटिक तरीकों से भी बहुत सारी चीजें जीती जाती हैं। साम दाम दंड भेद, हर जगह जो है दंड देकर जो है युद्ध नहीं जीते जाते। कहीं साम भी लगाया जाता है, कहीं दाम भी लगाया जाता है, और कहीं भेद भी लगाया जाता है। चाणक्य की नीति को याद कीजिए। यह है ग्लोबल लीडर। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, फैक्ट बोल रहे हैं ना। देखिए ना दोस्तों, ग्रीस हो, फ्रांस हो, इजिप्ट हो, पपुआ गिनी हो, फिजी हो, भूटान हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, बहरेन हो, मालदीव्स हो, अरे कितने देशों के नाम रखूं मैं। हर देश के जो है स्टेट ऑनर से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को। और मैं ये बता रहा हूं आपको, क्लियर बात है, मैं नरेंद्र मोदी की कोई चाटुकारिता या फिर उनका पक्ष नहीं रख रहा, फैक्ट पे बात होगी। मैं ये बोल रहा हूं, अगर राहुल गांधी ने भी अगर ये रिकॉर्ड बनाया रहता कि उनको 29 ग्लोबल रिकॉर्ड मिले रहते हैं, उनकी भी तारीफ की जाती। जो तारीफ के लायक है, अगर उसने कोई ऐसा काम किया है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। देखो नरेंद्र मोदी हो सकता है कि 10 चीजें की करें, हो सकता है उसमें 5 चीजें गलत हो, उनकी क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। आप उनको क्रिटिसाइज करो, लेकिन 5 चीजें जो अच्छी हैं उनकी तो तारीफ कीजिए। 5 चीजें जो अच्छी हैं उनकी तो तारीफ कीजिए। 10 में से 8 चीजें गलत हैं, उनकी ठीक है, उनकी तारीफ मत कीजिए, लेकिन 2 चीजें जो अच्छी हैं उनकी तो तारीफ कीजिए। जो व्यक्ति 2014 से लगातार प्रधानमंत्री रहा हो, उसके पहले लगभग 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो, क्या उसकी लोकप्रियता पे हम किसी तरह का प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं? जो किसी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री लगातार रहा हो, जो देश का प्रतिनिधित्व पिछले 10-15 साल से कर रहा हो, क्या उसकी लोकप्रियता पर सवाल उठाएंगे? अरे लोकप्रियता पर अगर सवाल उठाना है तो भारत की जनता ने उसका जवाब देगी। अगला इलेक्शन जब 2029 में होगा तब पता चलेगा कि लोकप्रियता है या नहीं है। फिलहाल तो लोकप्रिय है, क्योंकि लोगों ने अपना मैंडेट दिया है, और मैंडेट देकर इनको सदन में भेजा है और देश का प्रधानमंत्री बनाया है। इनके नेतृत्व में ही तो 2024 का चुनाव लड़ा गया। मैं किसी का पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता यहां पे दोस्तों, जो फैक्ट है उसकी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो जायज चीजें हैं उनकी बात कीजिए। आप कहते हैं भाई कि भाई आप गाजा का साथ क्यों नहीं देते? अरे गाजा का साथ हमने नहीं दिया। देखो ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा हमने उनके लिए अनाज भेजा, हमने जो है क्या उनको बहुत सारे मेडिसिन भेजे, इक्विपमेंट्स भेजे, टूल्स भेजे। हमने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट में जो है $12.5 मिलियन का जो है रिलीफ भेजा। किसको? पैलेस्टाइन को, वहां के बच्चों के लिए। ऐसा थोड़े कि हमने जो है पूरा मतलब पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े और हमने बोल दिया कि पैलेस्टाइन के साथ हम खड़े ही नहीं। ऐसा नहीं है। भारत हमेशा 2 नेशन थ्योरी में बिलीव करता है। मैंने ये पहले बताया। मैं आपको ऐसे बहुत सारे डेटा दिखा सकता हूं जहां पे इन चीजों के जितने भी दावे हैं वो खत्म हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने यहां पे कमेंट किया, मैंने नाम ढक दिया है जस्ट बिकॉज कि किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। हमें क्या करना है, किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं करना, उसके आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करना है। विचारधारा का क्रिटिसिज्म होना चाहिए, व्यक्ति का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनके विचारधारा को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। दोस्तों इन्होंने लिखा कि भाई नॉट माइन मतलब नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं यहां पे इजराइल की संसद में उन्होंने कहा कि मैं यहां पे खड़ा होकर 140 करोड़ लोगों की संवेदना आपके साथ साझा करने आया हूं। इन लोगों ने बोला कि नहीं भाई इसमें मैं नहीं हूं। अरे भारत की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ नहीं है, 148 करोड़ है लगभग। 8 करोड़ लोगों को उन्होंने छोड़ दिया जानबूझकर नरेंद्र मोदी ने। टेक इट एज अ सटायर, व्यंग के रूप में लीजिएगा इसको। 8 करोड़ लोगों को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि मालूम है उनको कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कॉमन सेंस भी नहीं है। अरे भाई हमने नहीं मदद की क्या पैलेस्टाइन की मदद नहीं किया हमने? क्या हमने कभी खुलकर ये बोला कि भाई हम इजराइल के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं, पैलेस्टाइन के साथ खड़े नहीं है? क्या भारत सरकार का ये स्टैंड है? कहीं भी स्टैंड है तो दिखाइए, आप प्रूफ दिखाइए ना, फैक्ट पे, लॉजिक पे, रैशनैलिटी पे बात कीजिए। ऐसे बेमतलब के बेतुके बयान से कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। फिलहाल बात कर ले अमेरिका की थोड़ी। अमेरिका ने क्या किया? देखो अमेरिका एक ऐसा देश है, मतलब डंकापति कह सकते हैं इसको, मतलब अपना डंका बजाने के लिए कुछ भी करता है। इसने क्या किया है, 126% टैरिफ लगाया है। कितना? 126%। मान लीजिए किस पे लगाया है? सोलर पे लगाया है। सोलर पे लगाया है। मान लो कि कोई प्रोडक्ट जो है इंडिया जो है 100 रुपए का भेजता था यूएसए में, अब उस पे जो है 126% जो है टैक्स लग जाएगा।
अब ये बिकेगा वहां पे 226 रुपए का। कितने रुपए का? 226 रुपए का। ऐसा क्यों किया गया? यूएसए ने कहा कि भाई ये जो इंडियन कंपनीज हैं, ये अपने कंपनीज को, ये जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये अपनी कंपनीज को सब्सिडीज देती हैं, सब्सिडीज देती हैं, और सब्सिडी देने की वजह से इनका जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाता है। समझो, ध्यान से समझो। मान लो कि कोई सोलर पैनल को बनाने के लिए 100 रुपए खर्च कर रही है कोई कंपनी, ध्यान से समझना, उसमें से लगभग 70 रुपए जो है वो सरकार दे रही है, 30 रुपए कंपनी का खर्च हो रहा है। यानी कि कंपनी को तो ज्यादा पैसे नहीं लगाने पड़े। सरकार क्यों दे रही है पैसा? अभी ये सोचेंगे कि सरकार को क्यों पैसा देना है भाई सोलर बनाने के लिए? अरे ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है कि नहीं हमें? ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है हमें, क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब जो चीजें हो रही हैं इनसे लड़ना भी तो है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन सब से लड़ना है। तो सरकार का ये पक्ष है कि भाई हमें क्या करना, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है, तो सरकार सब्सिडी देती है ताकि आप अपने घरों में, हर जगह फैक्ट्री, हर जगह जो है सोलर पैनल लगा के जो है आप ग्रीन एनर्जी, एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी, एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ज्यादा मैं डिफाइन नहीं करूंगा नहीं तो ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सरकार प्रमोट करते हैं, इसलिए सरकार सब्सिडी देती है। अब यहां पे कंपनी का पैसा कम लग रहा है, सिर्फ 30 रुपए, तो ये कंपनी जब बाहर बेचती है तो इसको प्रॉफिट ज्यादा होता है, और जब इसको प्रॉफिट ज्यादा होता है तो यूएसए की जो अपनी कंपनी है उनको नुकसान हो रहा है। तो यूएसए की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये भारत की जो कंपनी है ये ज्यादा फायदा कमा रही है, और हमारी जो लोकल कंपनी इसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जब ये उसने देखा तो बोला कि भाई इनको बराबर लाना पड़ेगा। बराबर लाने के लिए क्या किया उसने लगा दिया 126% का टैरिफ। दोस्तों यही वो अमेरिका है जो कहता क्या है कि भाई हमें क्या करना है, क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है, हमें फ्री ट्रेड करना है, फ्री ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, लिबरलाइजेशन होना चाहिए, हमें अपनी इकोनॉमी को लिबरल बनाना है। और इतने सारे टैरिफ जो लोग लगाते हो तुम, इतने सारे जो टैरिफ जो तुम लगा रहे हो, ये कितना बड़ा हिपोक्रेट है, कितना बड़ा हिपोक्रेसी है ये दोस्तों। ये 126% टैरिफ किस पे लगा रहा है? सोलर फर्म्स पे लगा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको फायदा है। अगर ये नहीं लगाएगा तो नुकसान होगा, लगा रहा है फायदा होगा। यानी कि हर एक किसी भी देश को क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, नेचर, इन्वायरमेंट, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है? पैसे से। लेना देना किससे है? पैसे से। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कोई भी आके अगर आपको लेक्चर दे रहा है ना कि इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये सब जो देश आके, जो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज जो है आके ज्ञान देते हैं हमें कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमें लड़ना होगा, हम मीटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? सोचिए दोस्तों, इस पे विचार कीजिए आप, है ना। और विचार को कमेंट में जरूर लिखिएगा, विचार कीजिए और विचार को कमेंट में भी लिखिए। अच्छा, यहां पे कुछ दिक्कत हो गई। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज इम्पोज्ड ड्यूटीज ऑफ 126% ऑन इंपोर्ट्स ऑफ सोलर सेल्स फ्रॉम इंडिया following a preliminary determination that subsidies exports from India companies were hurting the competitiveness of American solar companies। यही काम जब हमने शुरू में किया था तो इनके पेट में दर्द हो रहा था। क्या किया था शुरू? देखो दोस्तों, आपको समझाता हूं। 1947 में देश हमारा आजाद हुआ। हमारे देश में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे देश में, सब कुछ लूट कर ले गए अंग्रेज। एक कंपनी तक नहीं छोड़ा, एक इंडस्ट्री तक नहीं छोड़ा। हमने सोचा कि भाई हम अपने जो लोकल चीजें हैं उनको प्रमोट करेंगे, तो हम अपने इकोनॉमी को क्लोज कर दिए। इस इकोनॉमी को फाइनली 1991 में हमने एलपीजी मॉडल को अपना के ओपन कर दिया था। जब हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज किया और हमने सोचा कि भाई हम अपना जो लोकल प्रोड्यूसर है, जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, उसको प्रमोट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये बाहर की कंपनी आ जाएंगी तो इनको हम टक्कर नहीं दे पाएंगे। यही चीजें तो आज ये कर रहा है दोस्तों। हम करते हैं तो हमें बहुत भला बुला कहता है, और खुद ये करते हैं तो इस पर कोई जो है इनको काउंटर नहीं कर सकता दुनिया में। ये सब हिपोक्रेसी है और कुछ नहीं है। वीडियो काफी छोटा होता है, इसलिए जो है मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि इन सब चीजों को 2-2 घंटे की क्लास में मैं डिस्कस करता हूं जब हम क्लास लेते हैं यूपीएससी की। तो द बिग मूव, वेनेजुएला हैज चार्टर्ड इट्स फर्स्ट। अब देखो ये भी समझ लो आप, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इंडिया का जो ट्रेड डील साइन हुआ, इंडिया का जो ट्रेड डील साइन हुआ किससे? यूएसए के साथ। साइन नहीं हुआ, फ्रेमवर्क रेडी हुआ। मैं ऐसे बोल दूंगा तो आप लोगों को पेट में दर्द हो जाएगा कि भाई आपने कैसे बोल दिया साइन हुआ। साइन नहीं हुआ, फ्रेमवर्क रेडी हुआ। सब कुछ रेडी था, लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दे दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो उसमें तो चेंजेज होंगे, है ना, चेंजेज होंगे उस पर, डोंट वरी। तो ट्रेड डील जब हमने साइन किया तो उसमें क्या था? एक मेजर पॉइंट ये था कि भाई हमें रसिया से तेल नहीं खरीदना है। ठीक है, रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे भाई, और हम तेल खरीदना लगभग बंद भी कर दिया, बहुत कम तेल ले रहे हैं रसिया से। ये फैक्ट है, आपको भी मानना पड़ेगा। तो हमने कहा गए तेल के लिए? तेल के लिए हम गए वेनेजुएला। आपको पता है कि वेनेजुएला के जो भी क्रूड ऑयल हैं उसे पूरी तरीके से यूएसए ने अपना कंट्रोल कर लिया है। पूरी तरीके से जो कंट्रोल है वेनेजुएला पे वो यूएसए के है। यूएसए ने बहुत सारी जो है वहां का जो मदुरो था उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए कि भाई ड्रग्स कार्टेल है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। मेन मकसद था तेल, ऑयल, क्रूड ऑयल।
अब हम सारा तेल कहां से ले रहे हैं? वेनेजुएला से। हमें सस्ता भी पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि वेनेजुएला के पास स्टॉक काफी ज्यादा था। स्टॉक काफी क्यों ज्यादा था? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए थे। सैंक्शन लगा हुआ था, उसके साथ कोई ट्रेड नहीं कर रहा था। 2019 से उसके ऊपर सैंक्शन लगा हुआ था, 2019 से। तो उसके पास तेल बहुत ज्यादा था, उसके पास सरप्लस अमाउंट में तेल था, क्रूड ऑयल था। अब वो सारा तेल किसको मिल रहा है? भारत को मिल रहा है, और भी बहुत सारे देश, लेकिन भारत उसमें सबसे ज्यादा एक तरीके से इंपोर्टर बन जाएगा। तो वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, VLCC इसको कहते हैं, और ये जो है 2 मिलियन बैरल जो है वहां से कैरी करके जो है पहुंच रहा है। ठीक है, टू एक्सेलरेट द क्लियरेंस ऑफ अ मैसिव 40 मिलियन बैरल बैकलॉग ऑफ क्रूड करेंटली सिटिंग इन द स्टोरेज। अब देखो 40 मिलियन बैरल, समझो यार कितना मतलब बड़ा अमाउंट है। 40 मिलियन बैरल जो है स्टोर करके रखा गया है क्रूड ऑयल वेनेजुएला में। अब उसको स्टॉक क्लियर करना है। तो स्टॉक क्लियर करना है तो जाहिर सी बात है, जब आपके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए, मान लीजिए कि मार्केट में अगर आलू का, पोटैटो का एग्जांपल देके समझाता हूं। पोटैटो अगर मार्केट में बहुत ज्यादा है तो 10 रुपए किलो बिकेगा, 10 रुपए किलो बिकेगा। लेकिन अगर पोटैटो बहुत कम है, क्वांटिटी काफी कम है, तो 20 रुपए किलो बिकेगा। इसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल बोलते हैं। ज्यादा प्रोडक्शन, जैसे किसी कंपनी में मान लो इस तरह के शर्ट का प्रोडक्शन अगर काफी ज्यादा हो गया, इसका कॉस्ट कम हो जाएगा, लेकिन इस तरह के शर्ट सिर्फ 10 ही बन रहे हैं, लिमिटेड एडिशन बन रहे हैं, तो उसका प्राइस हाई हो जाएगा। इसको कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा आपको, तो कभी समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। लॉजिस्टिक अब शिफ्टिंग फ्रॉम मीडियम साइज, तो पहले वहां पे मीडियम साइज के थे जो जिससे कैरी किया जाता था क्रूड ऑयल। अब VLCC आ गए हैं, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। इसकी कैपेसिटी है 2 मिलियन बैरल की। एक साथ जो है 2 मिलियन बैरल जो है वो क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्ट कर सकता है। प्रायर टू 2019, मैंने बताया आपको 2019 में सैंक्शन लगा था वेनेजुएला के ऊपर, लेकिन उसके बाद से जो है वेनेजुएला के ऊपर से सैंक्शन हटा, वहां के जो लीडर थे उनको जो है अरेस्ट करके ले गया यूएसए, और अभी जो है हम सारा तेल वहां से खरीद सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, रिलायंस है, भारत पेट्रोलियम है, सब जो है वहां से ले रहे हैं, डिलीवरी ले रहे हैं। ठीक है, फॉलोइंग द कैप्चर ऑफ प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो इन अर्ली 2026 द यूएस इशूड ब्रॉड लाइसेंसेस टू ट्रेडिंग जायंट्स। ठीक है, ये सब मैंने आपको समझा दिया। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि अब तेल जो है हम लोग वेनेजुएला से ले रहे हैं, रशिया से हमने लेना एक तरीके से बंद कर दिया है। ठीक है, द मेगा कार्गो एटलीस्ट 3 सुपर टैंकर्स। ठीक है, 2-3 सुपर टैंकर जो है वो आ रहे हैं। ये सारी न्यूज है, एक बार मैं PDF शेयर कर दूंगा, इस PDF को आप जरूर जो है एक बार पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम से। अगली न्यूज पे आते हैं। इंडिया रिबंक पाकिस्तान अगेंस्ट ह्यूमन। देखो, यूनाइटेड नेशन का जो है एक तरीके से मानवाधिकार आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन जो है यूनाइटेड नेशन का, उसमें जो है पाकिस्तानियों ने एक आवाज उठाई। किसके लिए? कश्मीरियों के लिए, कश्मीरी लोगों के लिए, कश्मीर के लिए आवाज उठाई कि भाई कश्मीर में लोगों के साथ मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इस पर क्या जवाब आया है, ध्यान से समझिए। इंडिया टीयर्स इनटू पाकिस्तान एट इवन ओवर जम्मू एंड कश्मीर सेज वैकेट फोर्सिबली ऑक्युपाइड एरियाज। भारत का जो ये अंग है जिसको हम लोग कहते हैं POK, ये किसका अंग है? ये क्लियर किया है भारत ने। जम्मू एंड कश्मीर वाज इज एंड विल ऑलवेज रिमेन एन इंटीग्रल इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। भारत का अभिन्न अंग था, भारत का अभिन्न अंग है, और भारत का अभिन्न अंग रहेगा। यूनाइटेड नेशन के जो है ह्यूमन राइट जो असेंबली है, उसमें जो है भारत का ये स्टैंड है, और भारत ने क्लियर कह दिया है कि था और है और रहेगा। नो अमाउंट ऑफ विशफुल रियोट्रिक और ऑडेशियस प्रोपेगेंडा बाय पाकिस्तान कैन अल्टर द इम्यूटेबल फैक्ट दैट द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया वाज कंप्लीटली लीगल एंड इरोवोकेबल। लीगली तरीके से ना, कभी मैं आपको समझाऊंगा कभी कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का जो है हमने उसको जो है अपने भारत के साथ जोड़ा था। महाराजा हरि सिंह की क्या कहानी है दोस्तों? जब भारत आजाद हुआ उसमें 565 रजवाड़े हुआ करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग क्या कहते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष कहते हैं। क्यों? क्योंकि 565 रजवाड़ों को भारत में इंटीग्रेट कराने वाले एकमात्र व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताऊंगा किसी और वीडियो में आपको। इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड इंटरनेशनल लॉ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत जो है भारत का अभिन्न अंग है क्या? जम्मू एंड कश्मीर। द रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट इन जनरल असेंबली इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर टेस्टिफाइज दैट पीपल हैव रिजेक्टेड द आइडियोलॉजी ऑफ टेररिज्म एंड वायलेंस प्रोपेगेटेड बाय पाकिस्तान एंड आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही बात कहा है। किसने कहा है? इंडियन इनवॉय एट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन अनुपमा सिंह ने, 2014 की ये ऑफिसर हैं। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में कुछ समय पहले विधानसभा का चुनाव हुआ। विधानसभा के चुनाव में जो वोटर टर्नआउट परसेंटेज था वो काफी ज्यादा था, और ये दिखाता है कि भारत के लोगों में कितना विश्वास दिखाया उन लोगों ने, भारत के लोकतंत्र में कितना विश्वास दिखाया, भारत की केंद्रीय सरकार पे कितना विश्वास दिखाया। कश्मीर के लोग विकास और प्रोग्रेस चाहते हैं, पीस और प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, आतंकवाद को नकारा है उन्होंने, जो है किसी भी तरीके का मिलिटेंसी को नकारा है कश्मीर घाटी में, कश्मीर वैली में। ये क्लियर बात है। और ये कैसे पता चला? जो वोटर टर्नआउट परसेंटेज है उससे पता चला। दोस्तों, आर्टिकल 35 है ना, उसके हटने के बाद जो हमने बहुत बड़ा अमेंडमेंट लाया, उसके हटने के बाद जो चेंजेस हुए हैं और उसके पहले की जो स्थिति थी उसमें कितना बदलाव आया है। आए दिन हमें बहुत सारी ऐसे खबरें सुनने को मिलती थी। अभी क्या वैसी खबरें सुनने को मिलती हैं?
कितना परसेंटेज डाउन हुआ है इस पे विचार कीजिएगा आप। आगे क्या कहते हैं, इफ द चेनाब रेल ब्रिज, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इनॉग्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर लास्ट ईयर, इज कंसिडर्ड फेक, देन पाकिस्तान मस्ट बी लिविंग इन लाला लैंड। दोस्तों चेनाब रेल ब्रिज कहां पे है, ये पाकिस्तान में है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, और इसका इनॉग्रेशन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या दिखाता है, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, ग्रोथ। तो ये जवाब है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान तो इसको कह देगा फेक है भाई, कह देगा कि भाई वो तो जम्मू कश्मीर में है ही नहीं, क्योंकि उसको कोई भी चीज को नकारना होता तो कहता है ये एआई है, ये फेक है, ये फेक न्यूज है ना। ये हाल है ना इनकी, तो क्या ही बात करें। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कंटिन्यूज टू नेविगेट अ चैलेंजिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप। देखो इनकी अपनी हालत तो ठीक है नहीं, कश्मीर चाहिए इनको, बलूचिस्तान बचा नहीं सकते, खैबर पख्तूनख्वा बचा नहीं सकते, अपने लोगों को तो ये सेफ रख नहीं पाते, खाने पीने को तो दे नहीं पाते, कश्मीर को कैसे, तुम क्या बोलूं मैं अब इस पे, है ना। अपनी हालत तो इनकी ठीक है नहीं, खुद भीख मांग रहे हैं, लेकिन दूसरे की मतलब। पाकिस्तान रिमेन्स फोकस्ड ऑन इंटरनेशनलाइजिंग रीजनल डिस्प्यूट सच एज कश्मीर। देखो कश्मीर का मुद्दा जो है इन लोगों से मतलब ठीक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जो है, ये शहबाज शरीफ, ये कभी ये नहीं चाहता कि कश्मीर का जो भी मुद्दा है हमारा, वो बैठकर जो है ठीक किया जा सके। इसको चाहिए हमेशा पिटाई, और इसीलिए भारत बीच बीच में इसको पिटता भी है बढ़िया से। अगर तुम्हारा कोई मुद्दा है, तो अगर दो लोगों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, तो इसमें तीसरे व्यक्ति का क्या काम है? तीसरे व्यक्ति का कोई काम ही नहीं है। तीसरे व्यक्ति ने क्या किया था आपको याद है ना, भारत के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में लेकर चले गए, यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे को लेकर चले गए। दो लोगों के बीच का अगर कोई विवाद है, तो इसमें अगर तीसरा व्यक्ति आता है, तो उसका कोशिश होना चाहिए कि इसका रिजोल्यूशन कर दे, और अगर ये तीसरा व्यक्ति रिजोल्यूशन नहीं ला पा रहा है, इनके बीच में कोई सहमति नहीं ला पा रहा है, तो इन दोनों लोगों को आपस में मिलकर कोई जो है एक ऐसा पॉइंट लाना चाहिए जहां पर सहमति हो जाए। तो ये जो है व्यक्ति, हम तो कभी जम्मू कश्मीर का बात कहीं करते ही नहीं है विश्व में, क्योंकि हमें मालूम है जम्मू कश्मीर हमारा है, इस पर क्या बात करना है भाई। बात तो उन चीजों पर की जाती है ना जिस पर कोई विवाद हो। भारत का कोई विवाद नहीं है, विवाद सारा इनके तरफ से है। भारत मानता है कि कश्मीर हमारा अंग है, अभिन्न अंग है, और हमेशा था और हमेशा रहेगा। वो अमित शाह कहते हैं ना संसद में, क्या बात करते हैं जी, जान दे देंगे, बिल्कुल वही बात है। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर बजट ट्वाइस देन इस्लामाबाद IMF बेल आउट, इंडिया हिट आउट एट पाकिस्तान विद लाला लैंड जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर का बजट एक बार देख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, जम्मू एंड कश्मीर का एक बार बजट देख लीजिएगा। जो आप लोग IMF वर्ल्ड बैंक से भीख मांगते रहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका के पास जाके, अपने पापा जी के पास जाके एक बार जम्मू एंड कश्मीर का बजट देख लीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फॉर, चलो इसकी बात तो क्या ही करें, अपने लोगों की तो इसकी फिक्र होती नहीं है। कजाकिस्तान से एक अच्छी खबर आई है, कजाकिस्तान ने भारत के लिए खोल दिया यूरेनियम का खजाना, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ईंधन की टेंशन खत्म। समझ में आ रही है? तो हमारा जो एक रॉ मटेरियल था, हमें बहुत सारे ईंधन चाहिए थे, फ्यूल चाहिए थे न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए, उसका थोड़ा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है। कहां से? कजाकिस्तान से हम लोग अब जो है इंपोर्ट करेंगे बहुत सारे फ्यूल्स का। ये भी एक खबर है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कजाकिस्तान और ये सब जितने भी कंट्रीज है, वहां पे जो है भारत का सॉफ्ट पावर काफी फेमस है। आज भी जो बॉलीवुड है, इनके गाने लोग वहां पे सुना करते हैं, बॉलीवुड फिल्में काफी फेमस है। तो कजाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ जो है रिश्ते हमारे बहुत लंबे समय से अच्छे रहे। ठीक है दोस्तों। Another side, US is facing crisis. US is also facing crisis. हाँ, उनके पास कोई अपना, उनका जो एक तरीके से जो क्या इंडस्ट्री है, एरोस्पेस और सेमीकंडक्टर जो कंपनीज हैं, उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। यूएस की जो सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं, एरोस्पेस जो कंपनीज हैं, उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। अब इसी रॉ मटेरियल को पाने के लिए चाइना जाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि चाइना से ही वो लोग इंपोर्ट करते हैं, चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। सारा रॉ मटेरियल जो है सेमीकंडक्टर के लिए हो या फिर एरोस्पेस कंपनीज के लिए हो, सारा मटेरियल कहां से आता है? चाइना से आता है। इसको लेकर एक डील करने जो है ट्रम्प जाने वाले हैं चाइना, उस पर भी हमारी नजर होगी, उस खबर को भी हम लोग कवर करेंगे। देखो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हर एक पॉइंट को जो है ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और लॉजिक पे बात किया कीजिए। आप लोग कमेंट में देश के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं जरूर दीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि भाई देश में सब कुछ अच्छा हो। देखो प्रधानमंत्री की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, सरकार की बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका हम विरोध करते हैं, खुलेआम विरोध करेंगे। गलत चीजों का विरोध होना चाहिए। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र यही तो है कि गलत चीजों का विरोध करेंगे, सही चीजों की सराहना करेंगे, लेकिन हर चीज का विरोध नहीं किया जा सकता। आपके अंदर अच्छाई है, बुराई है, अरे कौन सा इंसान परफेक्ट है? नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो सरकार कैसे परफेक्ट हो जाएगी? उसके अंदर भी कमियां हैं, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें, लेकिन अच्छाइयों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। गुड साइड भी है, बैड साइड भी है। तो हम बैड साइड को अगर देख रहे हैं तो गुड साइड को भी देखना चाहिए, लेकिन हमेशा बैड 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 बैड, ये कमी ये कमी ये कमी, तो वो सही चीजें नहीं है। ये आप सब भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं। मिलते हैं किसी और नए एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत,
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर जो है हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ऐसे ही आप सबके लिए वीडियो बनाते रहें और आने वाले समय में आप सभी जो है हमारे परिवार को और बढ़ता हुआ देख सके। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।